प्रदूषण अगर सबको इक्वली प्रभाव डाल रहा है और अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए या उस प्रदूषण से दूर रहने के लिए इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये जो प्लास्टिक हम कूड़े में फेंक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वापस आकर हमारी हेल्थ के लिए या हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए ही एक मुसीबत बनने वाला है। और अगर हम भारत के टेम्परेचर्स की ही स्टडी करें, आपको दिखेगा कि लास्ट लगभग 100-125 साल में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर भारत का बढ़ चुका है। समस्या हमारे सामने है और अगर इसका कंट्रोल आज हमने नहीं किया तो डेफिनेटली ये समस्या और बढ़ेगी और ज़्यादा मानव सभ्यता के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की और एनवायरनमेंट की, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, आम आदमी की आसान भाषा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित शर्मा, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से। बहुत बहुत आपका स्वागत TV9 भारतवर्ष पर। आज सुमित जी, आप देखिए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जो एक्टिविस्ट बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर किस तरह से इफ़ेक्ट आ रहा है, एक आम परिवार और उससे बचने के लिए या उसके खिलाफ क्या क्या कदम उठा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, ये जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आसान भाषा में ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है और आम आदमी से इसका क्या सरोकार है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कंजर्व करने की प्रेरणा देती है और बहुत स्तरों पर गवर्नमेंट्स के साथ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सिटी गवर्नमेंट्स हो, पंचायत्स हों, उनके साथ काम करने की कोशिश करती है कि जिससे ज़्यादा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उस पर कंट्रोल या कुछ लगाम लगाई जा सके। तो चाहे वो साइंटिफिक स्टडीज़ हों, चाहे गवर्नमेंट को पॉलिसी इनपुट्स देने हों कि सही तरीके की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं प्रदूषण रोकथाम के लिए, उनको लागू किया जा सके, उस तरह से हम सरकार को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, कई बार पॉलिसीज़ बन जाती हैं पर जब आप ग्राउंड स्तर पर जाते हैं तो जो एनफोर्समेंट है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं हो पाता है। तो उस स्तर पर भी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चरल बर्निंग, आपने बहुत ही एक मेजर मुद्दा हो जाता है विंटर्स में, तो हम कुछ मॉडल विलेजेस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, जो ये दिखा सकें कि जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स जो कि कम जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करती है उनको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हमारा एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ करके ऑर्गेनिक जैविक खेती की तरफ जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम कोशिश करते हैं कि अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ लोगों को ट्रेन करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, जो कि शायद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे पजल का, उस पर भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम काम करता है। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, एक आम धारणा है मुझे लगता है ऐसे लोगों में कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये भविष्य की समस्या है, लेकिन जो अभी की हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, चाहे वो हीट वेव हो, बाढ़ हो, बादल फटने की घटनाएं हो, उनकी जिस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है अरुण जी की जो समस्या है वो फ्यूचर की तो है ही, पर प्रेजेंट रूप में अपना विकराल रूप ऑलरेडी धारण कर चुकी है। और अगर हम भारत के टेम्परेचर्स की ही स्टडी करें, आपको दिखेगा कि लास्ट लगभग 100-125 साल में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर भारत का बढ़ चुका है। जो हमारे रात के टेम्परेचर हैं, जो हमारे वार्मेस्ट डे के टेम्परेचर हैं, वो भी आधा डिग्री से ज़्यादा लगभग बढ़ चुके हैं। जो हमारा सी लेवल राइज़ है, अगर आप नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें, वो भी लगभग हर साल लगभग 1 से 2 मिलीमीटर बढ़ जाता है।
और ये सारे जो पैमाने हैं वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो ड्रॉट की फॉर्म में हो, चाहे फ्लड की फॉर्म में हो, या किसी भी और एक्सट्रीम इवेंट की फॉर्म में हो, वो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इतनी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की कैटेगरी में आती हैं, बट उसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसको और बढ़ावा देता है डिज़ास्टर्स को। और जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो कि जैसे कि रेनफॉल बहुत ही एक्सट्रीम जैसे मानसून के दिनों में हमें देखने को मिलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप देखें लास्ट लगभग 60-65 सालों में जो एक्सट्रीम रेनफॉल जिसको हम 150 mm से ज़्यादा पर डे की कैटेगरी में रखते हैं, वो लगभग 75% बढ़ चुकी है। और ये क्लियरली ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में तो ये समस्या अगर हमने कंट्रोल नहीं की तो विकराल होनी ही होनी है। पर आज की डेट में भी समस्या हमारे सामने है, और अगर इसका कंट्रोल आज हमने नहीं किया तो डेफिनेटली ये समस्या और बढ़ेगी और ज़्यादा मानव सभ्यता के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। जी डॉक्टर सुमित, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हमेशा सर्दियों के समय में दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बहुत बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई कि अगर गर्मियों में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है और ये जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, इसका कोई हल आगे जाकर हम देख रहे हैं या फिर ये परसिस्टेंट रहने वाली है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि विंटर्स आएगा तभी प्रदूषण हमारे लिए एक समस्या है। अगर आप AQI लेवल्स दिल्ली में चेक करें या किसी भी बड़े महानगर में या बहुत से छोटे शहरों में भी आप चेक करें, तो आपको मिलेगा कि समर्स में भी, गर्मी के दिनों में भी, वो जो हमारे मानक हैं, जो हमारे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके विदिन एयर क्वालिटी हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब कि विंटर्स के कंपैरिजन में तो समस्या थोड़ी कम है समर्स में, परंतु वो अभी भी जो अच्छी कैटेगरी हवा है उसके अंदर फॉल नहीं करती है। केवल जब बारिश होती है, जब मानसून का सीज़न आता है, तो जो रेन वॉश इफेक्ट की वजह से आपके प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं और हमारे को प्रदूषण से कुछ निजात मिलती है। बट समर्स में प्रदूषण की समस्या लगभग विंटर्स की जितनी नहीं, पर काफ़ी हद तक बनी रहती है। एक पोल्यूटेंट का मैं नाम ज़रूर लूँगा जो समर्स में विंटर्स से भी ज़्यादा होता है। हम ओजोन की बात करते हैं, और ओजोन की सतह स्ट्रेटोस्फीयर लेवल पर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, परंतु वही ओजोन जब ग्राउंड के स्तर पर बन जाती है तो एक प्रदूषक का काम करती है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो सूर्य की प्रेजेंट में जो हमारे जो सनी डेज होते हैं जितने ज़्यादा, उसमें ओजोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इसीलिए समर्स में ओजोन एक ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट बनकर निकलता है PM 2.5 के मुकाबले। जी डॉक्टर सुमित, एक भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हम देख रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की। हालांकि बहुत सारे कैंपेन्स रन किए जाते हैं, सरकार की ओर से बैन लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम वीडियो देख लेते हैं कोई ना कोई व्यक्ति जो है नदी नालों में प्लास्टिक फेंक रहा है, उसके साथ कूड़ा फेंक रहा है। तो असली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? ये क्या ये पॉलिसी की प्रॉब्लम है, या पब्लिक हैबिट की एक प्रॉब्लम है, या एनफोर्समेंट यहाँ पर दोषी है? मैं बोलूँगा तीनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपने बिल्कुल सही बोला कि जब तक जागरूकता उस स्तर की नहीं पहुंच जाएगी कि हम अपने आप ये समझने लग जाएं कि ये जो प्लास्टिक हम कूड़े में फेंक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वापस आकर हमारी हेल्थ के लिए या हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए ही एक मुसीबत बनने वाला है, तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। जागरूकता को डेफिनेटली उस स्तर तक ले जाना होगा, बट उसके बाद हमारे को एनफोर्समेंट के बारे में भी सोचना होगा कि लोग जागरूक हो गए हैं, परंतु उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे को एनफोर्समेंट देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कौन सेग्रीगेशन नहीं कर रहा है। सेग्रीगेशन भी अगर लोग कर रहे हैं तो उसके बाद भी अगर कूड़ा मिला दिया जाता है तो सारी मेहनत जो लोगों ने की शायद वो बेकार हो जाती है, और ये काफ़ी लोगों ने इस बारे में कहा है। तो सेग्रीगेशन अलग अलग हमने ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को कर लिया, पर ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का अलग अलग निस्तारा जो उसका प्रोसेसिंग है वो भी होनी ज़रूरी है। जो ड्राई वेस्ट है उसमें से जितने से ज़्यादा हम रिसाइकिल कर सकें, और जो हमारा वेट वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में तब्दील कर सकें। तो उस तरीके की चीज़ें एनफोर्समेंट के तहत आती हैं। एक आखिरी चीज़
ऑल्टरनेटिव्स, अगर हमने कुछ चीज़ें बैन की हैं तो सही तरीके के ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है, और कौन से ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल सही हैं उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तरीके के ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आते हैं और हो सकता है आज वो प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव हो परंतु उसका कोई और इम्पैक्ट हमें आगे जाकर देखने को मिले। तो उससे हमें सचेत रहना होगा और ऑल्टरनेटिव्स को पूरे लाइफ साइकिल में हमें टेस्ट करके देखना होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक के मुकाबले पूरे लाइफ साइकिल में हमें कम प्रदूषण दे रहा है, और उससे हम जो एनवायरमेंटल प्रदूषण की समस्या है या उससे जो हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं उससे हम कैसे कम कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज का जो कॉस्ट है, उसकी कीमत जो है वो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार ही बेयर कर रहे हैं, उसका बर्डन वही उठा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं भी समझना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक वाटर प्यूरीफायर लगा सकता हूँ, एक एयर प्यूरीफायर लगा सकता हूँ, इंश्योरेंसेस ले सकता हूँ, मास्क खरीद सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि प्रदूषण अगर सबको इक्वली प्रभाव डाल रहा है और अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए या उस प्रदूषण से दूर रहने के लिए इंतज़ाम कर सकता हूँ। हो सकता है मैं गाड़ी में जाकर अपने शीशे बंद करके बाहर चला जाऊँ, परंतु एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास ना तो प्रदूषण का कंट्रोल करने का प्यूरीफायर है, ना उसके पास एक मास्क है, ना उसके पास कोई इंश्योरेंस है, ना वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्सपोज हो रखा है हाई प्रदूषण लेवल को, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सॉइल का हो, चाहे वो सब्जियों में प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे पुअर है शायद उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्रदूषण में होता है, परंतु वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है अपनी इकोनॉमिक स्थिति की वजह से। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश अभी भी मिडिल और लोअर सेगमेंट, जो पुअर सेगमेंट है वो काफ़ी है इस देश में, और इसीलिए अगर हम टोटल कॉस्ट बर्डन निकालें कि कितना बर्डन है प्रदूषण का हेल्थ के ऊपर, तो वो बहुत हाई आता है। और इस पे हमें देखना चाहिए कि जो प्रदूषण कर रहे हैं उनको अपना कंट्रीब्यूशन कम करने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ वो अपना बल्कि और जो पूरे देश की जनता है जो मिडिल और लो सेगमेंट में आती है उनकी हेल्थ में सुधार ला सके। डॉक्टर सुमित, क्योंकि देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हमें ये समस्याएं पता हैं, हर किसी को ये समस्या पता है, हर बार इन पर बात होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी पॉजिटिविटी पर भी बात हो। आपने कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र किया जो यूनेप की ओर से किया जा रहे हैं, या भारत में किस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ा जा सके। बहुत सारे इनिशिएटिव्स, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा भारत की सरकार को कि उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव्स लास्ट 10-20 साल के अंदर लिए हैं। और अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है वो डेफिनेटली एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है, और पूरे विश्व को उससे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आज हम कहते हैं कि हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है वो लगभग 30% से भी ज़्यादा हो चुकी है, और हमारा जो इसका जनरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी से वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे जो व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है। आपने भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 4 का नाम सुना होगा, और भारत शायद एक इकलौता देश है जो भारत स्टेज 4 से डायरेक्ट भारत स्टेज 6 की टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुआ, और अब ऐसे व्हीकल हमारे पास आ गए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अब लगातार बढ़ रहा है जो कि बहुत कम प्रदूषकों को हवा में छोड़ते हैं। एलपीजी एक्सपेंशन की जो स्टोरी है वो सभी जानते हैं। लाखों घरों में एलपीजी पहुंचाई गई, जो घर अभी तक लकड़ी जलाने के लिए विवश थे, और लगातार जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो खाना बनाते हुए आसपास बैठते हैं वो एक्सपोज होते थे लकड़ी से निकलते हुए फ्यूम से। अब शायद एलपीजी की वजह से उनको बहुत राहत मिलेगी। जो हमारे स्टार रेटिंग प्रोग्राम है, जब जितनी अप्लाइंसेज हैं, एसी हैं, जो हमारी लाइट्स हैं, पंखे हैं, उन सभी की एफिशिएंसीज़ को बढ़ाने में भारत के स्टार रेटिंग प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। पॉलिसी के स्तर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के आइडेंटिफाइड आइटम्स पे बैन लगा है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि जो भी
वो प्लास्टिक या कोई भी ऐसा तत्व मार्केट में ला रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल सकता है, उसकी जिम्मेदारी, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं इंडस्ट्रीज़ पर अब डाली जा रही है। तो एक बहुत सारे मैं बोल सकता हूँ एक लिस्ट है बड़ी, जिसमें भारत सरकार को श्रेय जाता है कि उन्होंने कोशिश की है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके। जी, इसी के साथ एक और सवाल रखूँगा कि आपने बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स का ज़िक्र किया, लेकिन कहाँ कमी देख रहे हैं, कहाँ सुधार की इमीडिएट इसी वक्त जो है ज़रूरत आप देखते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी सारी इनिशिएटिव लेने के बाद भी अब भी प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा स्तर पर है। चाहे मैं पानी की बात करूं, चाहे हवा की बात करूं, प्रदूषकों का स्तर बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है, और वो कमी चाहे एलपीजी को और एक्सपेंड करने के लिए हो, चाहे जो हमारे पुराने व्हीकल हैं जो कि अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं और अभी भी आपको कुछ गाड़ियां दिख जाएंगी जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे हमारे पीयूसी सर्टिफिकेट्स का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको नया करने की ज़रूरत हो, चाहे सीएनजी को या इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की ज़रूरत हो, चाहे जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं एमएसएमई की कैटेगरी में, वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल को और बढ़ावा देने की ज़रूरत हो, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत हो, सही तरीके के फाइनेंसिंग मॉडल्स लाने की ज़रूरत हो। एग्रीकल्चरल बर्निंग हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हो रही है, और उससे दिल्ली, खासकर दिल्ली और आसपास के शहरों में जो प्रदूषकों का स्तर है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब तक हम एक अच्छा सस्टेनेबल मॉडल वहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे, फार्मर्स वहाँ पर तब तक जलाते रहेंगे। एक मॉडल अगर हम डेवलप कर पाएँ कि जितना भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसको कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करके तरीके के फ्यूल्स, चाहे ऑयल के फॉर्म में हो, चाहे बायोगैस के फॉर्म में हो, उनको कन्वर्ट किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर काम हुआ है, बट शायद उतने स्केल तक हम काम नहीं कर पाए कि पूरी तरीके से प्रदूषण पर निजात पाई जा सके। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर हमें काम और करने की ज़रूरत है। जी, डॉक्टर सुमित, ये बात हो गई सरकार के स्तर पर या प्रशासन किस तरह की चीज़ों में सुधार कर सकता है, लेकिन एक आम भारतीय परिवार ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकता है ताकि एनवायरनमेंट और उनकी हेल्थ दोनों को फ़ायदा हो? बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और भारत का जो मिशन लाइफ है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 75 ऐसे बहुत ही डायरेक्ट कदम लिखे गए हैं जो कि अगर हम उठाएं तो ना सिर्फ हम अपना जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कम कर पाएंगे, बल्कि पूरा जो प्रदूषण का वातावरण फैला हुआ है उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें बोलूँ, जैसे सोर्स सेग्रीगेशन वेस्ट का करना, हमारा जो घर का कूड़े का डब्बा है उसको हम एक नहीं एटलीस्ट 2 डब्बे रखें जिसके अंदर ड्राई और वेट वेस्ट को अलग रखें, और आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी इसके लिए अवेयर करें। और उसके बाद जितना भी ड्राई रिसाइक्लेबल कचरा है उसको रिसाइकलिंग एजेंसी के पास भेजकर उसको रिसाइकिल कराने की कोशिश करें, तो एक बड़ा कदम है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिमांड रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको कम कर सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ और प्राइवेट का कम से कम यूज़, और अगर हमें प्राइवेट का यूज़ भी करना है तो हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ें। जो हमारे पुराने व्हीकल हैं अगर हम उसमें उनकी मेंटेनेंस पूरी रखें तो उससे भी प्रदूषण में बहुत निजात मिलती है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, जो हमारी पुरानी एक संपदा थी, मैं बोलता हूँ कि हम भारतीय बैकग्राउंड से आते हैं और जहाँ पर भी हमेशा कम से कम में काम चलाना और जितना रीयूज़ हम चीज़ों को कर सके उसको करते रहना, और अगर यूज़ भी नहीं कर सकते तो फाइनली रिसाइकलिंग का रास्ता देखना, उस तरीके की चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ खुद अवेयर हों ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि आसपास जितने भी लोग हैं सबको आप अवेयर करने की कोशिश करें। अगर कुछ भी आप संदिग्ध चीज़ें देखते हैं, कोई धुआं दिखाई देता है, कोई प्रदूषक आपको दिखाई देता है, तो उसको रिपोर्ट करें, वायलेशंस को रिपोर्ट करें, ताकि उसकी रोकथाम जल्दी से जल्दी की जा सके। आई थिंक इस तरीके की अगर हम कुछ आदतें अपने अंदर बनाएंगे तो ना सिर्फ अपने आसपास बल्कि एक बड़े एरिया में हम प्रदूषकों की जो मात्रा है उसको कम कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर सुमित, जिस तरह से आपने बोला कि एफिशिएंसी के लिए हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उनकी ओर अगर जाएं तो कहीं ना कहीं इस बड़ी प्रॉब्लम को
हल करने में थोड़ा सा योगदान दिया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है उसे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर सुमित शर्मा को, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं यूनेप के। उनका ये कहना है, उन्होंने समस्याएं बताई। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है, और जिस तरह से हमने जिक्र भी किया अपनी बातचीत में कि इसका जो अंतिम बोझ है वो गरीब परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में क्यों ना पूरा देश मिलकर, सब मिलकर एक साथ अपने पर्यावरण की रक्षा की ओर बढ़ें, उसकी और कदम उठाएं, और अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़े उसमें सहयोग दें। आपका कोई विचार हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।